गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर वाज frantically interested in youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. हिटलर जो था, जो यूथ थे उनमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। मतलब उसका जो यूथ के अंदर इंटरेस्ट था वो एक जुनून की हद तक पहुंच चुका था। क्योंकि वो ऐसे यूथ तैयार करना चाहता था जो नाज़ी पार्टी, नाज़ी आइडियोलॉजी को फॉलो करें और नाज़ी पार्टी को आगे चलकर सपोर्ट करें। उसका मानना था हिटलर का कि अगर उसे नाज़ी सोसाइटी, एक ऐसी नाज़ी जो सोसाइटी वो बना रहा है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत बनाना है, तो उसे बचपन से ही बच्चों को जो नाज़ी आइडियोलॉजी है, नाज़ी पार्टी के जो आदर्श, उसूल, ये सभी हैं, उसे बचपन से ही सिखाने होंगे। उसे स्कूल में भी और घर के अंदर, मतलब स्कूल से बाहर और स्कूल के अंदर, हर जगह उसे नाज़ी आइडियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। वॉट हैपन इन स्कूल्स अंडर नाजिज़म, जो नाज़ी टाइम था नाज़ी पार्टी का, उस टाइम पीरियड पर स्कूल्स के अंदर क्या घटना घटी। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. देखिए, जो सभी स्कूल थे जर्मनी के अंदर उन्हें क्लींस्ड और प्योरीफाई किया गया। मतलब उनको प्योर और कर दिया गया और उनका सफाया कर दिया। किस तरह से? देखो, जो नाज़ी पार्टी थी, यानी जो हिटलर के फॉलोवर थे, और जो हिटलर था वो क्या मानता था कि जो ज्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं अनडिज़ायरेबल हैं, गंदगी है समाज के लिए। तो उन्हें अगर जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है तो उसके लिए इन्हें यहाँ से इनका सफाया करना होगा ज्यूज़ का। तो इसका मतलब है कि उसने सभी स्कूलों से इन ज्यूज़ को और जो अनडिज़ायरेबल पीपल थे उन सभी को निकाल दिया। इसका मतलब सिर्फ बच्चों को ही नहीं, यहाँ तक कि जो टीचर्स थे, ठीक है, ज्यूज़ और जो पॉलिटिकली अनरिलेबल, मतलब वो ज्यूज़ टीचर्स और जो पॉलिटिकल अनरिलेबल का मतलब जो हिटलर के अगेंस्ट थे, हिटलर का कहना नहीं मानते थे, ऐसे टीचर्स को स्कूल से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद जो चिल्ड्रंस थे, बच्चों को भी सेग्रीगेटेड, मतलब अलग अलग कर दिया गया। जो जर्मन थे और ज्यूज़ थे उनको अलग अलग कर दिया गया। जर्मन और ज्यूज़ को एक साथ बैठने और एक साथ खेलने की परमिशन नहीं थी। सब्सिक्वेंटली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन, धीरे धीरे जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे, ठीक है, कौन थे अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन? एक तो ज्यूज़ चिल्ड्रन और फिजिकली हैंडीकैप्ड और जिप्सीज, इन सभी के जो बच्चे थे उन्हें भी स्कूल से बाहर कर दिया। 1940s में इन्होंने गैस चैम्बर्स में इन्हें पूरी तरह से वहाँ भेज दिया। और देखो, अब गैस चैम्बर्स में इन्होंने बड़ों को तो भेजा ही, साथ में बच्चों को भी, जो ज्यूज़ या अनडिज़ायरेबल बच्चे थे उन्हें भी वहाँ मरने के लिए भेज दिया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। जो अच्छे जर्मन थे, ठीक है, मतलब एक ऐसा समाज बने जर्मनी जिसमें अच्छे बच्चे हों, तो उसके लिए देखो क्या किया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, यानी एक अच्छे जर्मन बच्चों को अगर नाजिज़म की एजुकेशन देनी है तो उसे इन सभी ट्रेनिंग से गुजरना होगा, ठीक है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, और स्कूल में जो भी बुक्स लगाई गई थी उनको दोबारा से लिखवाया गया। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। नाजी पार्टी के जो रेस से रिलेटेड, नस्ल से रिलेटेड, यानी नॉर्डिक जर्मन आर्य रेस जो है वो सबसे बेस्ट है, ज्यू सबसे घटिया है, तो अपनी इस रेस को जस्टिफाई करने के लिए उसने रेशियल साइंस जो है, नस्ल से संबंधित जो साइंस है वो लगवा दी स्कूलों में, ताकि उसके आइडिया को सही ठहराया जाए, कोई भी उसको गलत ना ठहरा सके। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज़ वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेज, मीन्स जो ज्यूज़ थे उनके बारे में कि वो घटिया हैं, देश के लिए कहीं ना कहीं गंदगी है, बर्डन है, ठीक है। अगर देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है,
इसे डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए इन ज्यूज़ को मारना होगा, इनसे नफ़रत करनी होगी, इनको ख़त्म करना होगा। तो ये सारी शिक्षाएं जो हैं बच्चों को स्टार्टिंग से, इवन जो मैथ्स की क्लास थी उनमें भी बच्चों को यही सब चीज़ें सिखाई जाती। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। बच्चों को ये सिखाया जाता कि वो नाजी पार्टी के प्रति लॉयल रहें और जो ज्यूज़ हैं उन्हें हमेशा दबा कर रखें, उनसे नफ़रत करें और हिटलर की पूजा करें। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि जब स्पोर्ट्स के फंक्शन होते तो उन फंक्शंस में भी बच्चों को इस तरह के ही गुणों से नर्चर किया जाता था जो वायलेंस, अग्रेशन इनसे भरे हुए थे। मतलब एक बच्चे को स्पोर्ट्स की क्लास में भी अहिंसा हिंसा और जो क्रोध वाले गुण होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारने पीटने वाले, ठीक है, गुंडागर्दी वाले, जो यानी एक ज्यूज अगर पर्सन को देखते हो तो तुम्हारा खून जो है वो खौल जाना चाहिए, उसे देखकर उसे मारने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। तो इस तरह के गुण जो है उस बच्चे के अंदर नर्चर किए जाते थे नाजी पार्टी के द्वारा। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग जो गेम है, ठीक है, वो बच्चों को कठोर हृदय वाला, मजबूत और एक पुरुषों वाले गुण वाला बनाता है। तो बॉक्सिंग जो प्ले है वो बेस्ट है। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। देखिए, जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी हिटलर ने जर्मनी के अंदर, इसने यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनाई वो किस लिए बनाई, ताकि यूथ जितने भी नौजवान हैं उनके अंदर नेशनल सोशलिज्म की जो स्पिरिट, जो गुण है, वो क्वालिटी भर दी जाए। उन्हें किस चीज़ के बारे में शिक्षा दी जाए, अपने नेशन और सोशलिज्म, नेशन से जुड़े, समाज से जुड़े जो भी गुण हैं वो उनके अंदर भर दिए जाएं, यानी अपने देश के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएं। 10 years olds had to enter जुंगवॉक। देखिए, 10 साल का बच्चा जब हो जाता था तो उसे एक जुंगवॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था। और कब तक? 14 ईयर्स की एज तक, मतलब 10 से 14 साल के बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन करते थे जिसका नाम था जुंगवॉक। ऑल बॉय हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बॉयज़ थे उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था जिसका नाम हिटलर यूथ भी था। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर। यहाँ पर इन हिटलर यूथ में बच्चे क्या सीखते थे कि युद्ध करना ही, यानी वॉर ही पूजा है और वॉर के बारे में ही सब कुछ बताया जाता था। ग्लोरीफाई एग्रेशन, यानी जो क्रोध वाले और एक दूसरे पर्सन को देखकर मारने के लिए तैयार हो जाना, इस तरह के गुणों को विकसित किया जाता था, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी को फेवर करते थे उनकी निंदा की जाती थी और जो ज्यूज़ हैं उनसे नफरत की जाती थी। कम्युनिस्ट, मतलब जो कम्युनिस्ट ज्यूज़ हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, जिप्सीज हो गए, इन सभी को अनडिज़ायरेबल कॉल किया गया। और इन नाजी पार्टी के जो भी बच्चे थे इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाले, इन सभी को इन अनडिज़ायरेबल लोगों से नफरत करना सिखाया जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training they joined the labor services। इस लंबी, मतलब इन गहन आदर्शों के बाद या इस विचारधारा को सीखने और फिजिकल ट्रेनिंग लेने के बाद उस बच्चे को लेबर सर्विस ज्वाइन करनी होती थी। यूजुअली किस एज में? 18 ईयर्स की एज में। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। उसके बाद वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता था और एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स नाजी और किस पर्सन को जो 18 ईयर का हो गया उसको किसी ना किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन को जरूर ज्वाइन करना होता था। द यूथ लीग ऑफ नाजी वाज फाउंडेड इन 1922। देखो, जो नाजी थे उन्होंने एक यूथ लीग बनाई 1922 में। 4 years लेटर, 4 साल बाद इसका नाम बदलकर हिटलर यूथ रख दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल। इस यूथ मूवमेंट के लिए कि ये यूथ मूवमेंट नाजी कंट्रोल में चले, इसके ऊपर पूरी निगरानी रखी गई। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड
फाइनली बैंड। और दूसरी जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी उन सभी को सिस्टमेटिकली ढंग से डिसॉल्व ख़त्म कर दिया गया, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बैन भी कर दिया गया, मतलब पाबंदियां लगा दी गई और ख़त्म कर दिया दूसरी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट टॉपिक आता है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड का मतलब, नाजी जो सोसाइटी थी उसमें मदरहुड मतलब मातृत्व के लिए क्या विचार थे। नाजी पार्टी एक माँ की भावना, एक मातृत्व गुण के लिए क्या सोचती थी। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। जो भी नाजी सोसाइटी में चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उन्हें बार बार यही रिपीट किया जाता, यही सुनाया जाता कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वीमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। हर जगह जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए स्ट्रगल हो रहा है कि महिला और पुरुषों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि महिला और पुरुष दोनों को इक्वल राइट मिल गए तो सोसाइटी का विनाश हो जाएगा, ऐसा मानना था हिटलर का। वाइल बॉयज़ वर टॉट, और लड़कों को ये सिखाया जाता कि उन्हें स्टार्टिंग से ही अग्रेसिव, मैस्कुलिन और स्टिल हार्टेड होना चाहिए। यानी एक अगर लड़का है तो उसे आक्रामक गुण वाला और पुरुषों वाले गुण का और कठोर हृदय वाला होना चाहिए। जबकि एक लड़की के लिए ये कहा जाता दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, कि एक लड़की को ऐसा, लड़की के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जो एक अच्छी माँ के अंदर होते हैं, ताकि वो आर्यन प्योर जो आर्यन होंगे उन बच्चों को पाल सकें, उनके बच्चों को पाल सकें। अगर वो एक अच्छी माँ वाले गुणों वाली होगी तो आगे चलकर आर्य जो भी किसी वो आर्य मैन से यानी आर्यों से शादी करेंगी और उसके बाद वो अच्छे आर्यों का ही पालन पोषण कर पाएंगी। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। गर्ल्स ही वो हैं, मतलब लड़कियां ही हैं जो एक प्योर रेस को मेंटेन करके रख सकती हैं। कैसे? डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, मतलब उन्हें अगर लड़कियां जो हैं डिस्टेंस बनाकर रखेंगी इन ज्यूज से और घरों की देखभाल करेंगी, ठीक है, और चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़, और अपने बच्चों को नाजी जो वैल्यूज़ हैं उनको सिखाएंगी तो एक अच्छी मदर वो कहला पाएंगी। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेज, और इस तरह से ये महिलाएं आर्यन बच्चों को उनकी नाजी संस्कृति और नस्ल के बारे में अच्छी तरह से सिखा पाएंगी, उनका पालन पोषण कर सकेंगी। ठीक है। इन 1933 में हिटलर ने कहा, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, कि मेरे राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट जो नागरिक है वो महिला है, यानी माँ है। बट इन नाजी जर्मनी, लेकिन जो नाजी जर्मनी थी उसमें सभी मदर्स की जो सिचुएशन थी या उनके सभी मदर्स के साथ एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता था। मतलब सभी के साथ ये नहीं था कि माँ की अगर वो माँ को अगर वो इम्पोर्टेंस देता है तो इसका मतलब सभी मदर्स को वो इक्वली ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं था। वीमेन हु बोर रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, यानी नाजी सोसाइटी के अंदर जो वीमेन अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती तो उनको पनिश किया जाता था। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, और जो महिलाएं प्योर और डिज़ायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म देती उन्हें अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, और ऐसी महिलाएं जो डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती उन्हें हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। इसके अलावा उन्हें शॉप्स में, थिएटर में, रेलवे फेयर्स में कंसेशन मिलता था। ठीक है। टू एनकरेज वीमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और इन महिलाओं को ये एनकरेज किया जाता था, मतलब मोटिवेट किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायरेबल बच्चों को
जन्म दें, और इसके लिए उन्हें ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड, इसके लिए उनको सम्मानित भी किया जाता था मेडल्स देकर। किस तरह से, अगर कोई महिला 4 बच्चों को जन्म देती है जो डिज़ायरेबल बच्चे हों तो उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। अगर कोई महिला 6 बच्चों को जन्म देती है तो उसे सिल्वर, और अगर कोई भी महिला 8 बच्चों को जन्म देती है तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाता था। ये कौन से बच्चों के लिए, जो डिज़ायरेबल बच्चे थे, ठीक है, जिसे नाजी पार्टी चाहती थी, ठीक है। ऐसे बच्चों को अगर कोई महिला जन्म देती तो उसे अवार्ड दिया जाता था, मेडल दिए जाते थे। ऑल आर्यन वीमेन who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. आर्यन वुमेन थी तो उनके लिए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब किस तरह का व्यवहार उनको करना चाहिए, जो आचार संहिता थी, अगर कोई भी महिला उसका उल्लंघन करती उन नियमों को, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक आचार संहिता जिसके अकॉर्डिंग उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं जो किसी भी पर्सन को मानने होते हैं। तो वीमेंस के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट नाजी पार्टी ने प्रेस्क्राइब्ड की थी, अगर कोई भी वीमेन उसको नहीं मानती तो उसको पनिश किया जाता था, उसको सख्त सजा सुनाई जाती थी और पब्लिकली उसकी इंसल्ट की जाती थी, उसकी निंदा की जाती थी। दोज हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर पार्डेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड्स, blackened faces and placards hanging around their necks announcing I have assaulted the honor of nation. अब वो महिलाएं जो ज्यूज, पोल्स या रशियन के कांटेक्ट में आती, उन पुरुषों से शादी करती, उनके बच्चों को जन्म देती, तो ऐसी महिलाओं को गंजा करके और उनका मुंह काला करके पूरी टाउन में उनको घुमाया जाता और उनके गले में एक कार्ड लटका दिया जाता जिस पर लिखा हुआ था कि हम देश का अपमान किया है और राष्ट्र के सम्मान को दूषित किया है, ठीक है, यानी हमने राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, हानि पहुंचाई है, ठीक है, ऐसा लिखा होता था। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस, और बहुत सारी महिलाओं को तो जेल में भी डाल दिया जाता था, और लॉस सिविक ऑनर, और उनसे उनका जो सम्मान है वो भी छीन लिया जाता था, उनसे उनकी हस्बैंड, उनके फैमिली, ये सभी छीन लिए जाते थे। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब किस दोष में, कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है इन ज्यूज, पोल्स, रशियंस के कांटेक्ट में आकर। नेक्स्ट टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है बेटा? प्रोपेगेंडा होता है प्रचार, आर्ट मीन्स कला, तो प्रचार करने की कला। जैसे कि हमने टीवी में बेटा देखा होगा, बार बार ऐड आती हैं, उस ऐड को देखने से हमें क्या होता है, उस प्रोडक्ट को जब हम बार बार देखते हैं उसकी ऐड, तो हमारा भी दिल करता है कि हम उसको खरीद कर लाएं। लेकिन इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वो जो मीडिया के थ्रू, जो यानी टीवी के थ्रू बार बार ऐड दिखाई जा रही है, या हम गलियों में पोस्टर लगे हुए दिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए, तो उन सभी को देखकर हमारा कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन है उसकी तरफ जाता है, मतलब हमारे मन में एक बार तो आता है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो इट मीन्स जो प्रचार है वो भी, प्रचार के थ्रू भी हमारे माइंडसेट बनते हैं, मतलब हमारी सोच बदलती है। तो नाजी सोसाइटी के अंदर जो प्रचार किया गया वो किस तरह से किया गया कि लोगों की जो सोच थी वो कैसे सेट हो गई, चेंज हो गई। The Nazi used language and media with care and often to great effect. The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. देखिए जो नाजी सोसाइटी थी, ठीक है, उसने क्या किया, नाजी जो गवर्नमेंट थी उसने जो भी लैंग्वेज यूज़ की या जो भी मीडिया का उसने यूज़ किया वो बड़ी क्लेवरली किया, मतलब बड़ी चालाकी से उसने उसका इस्तेमाल किया ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है। और साथ में जो नाजी पार्टी ने जो भी तौर तरीके अपनाए, उसके लिए उसने जो भी शब्द यूज़ किए, ठीक है, वो डिफरेंट वे से किए। ये नहीं है कि उसने, जैसे नाजी नेवर यूज द वर्ड स्किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब अपने सरकारी काम के
जो भी लैंग्वेज थी, मतलब सरकारी काम करते वक्त उन्होंने जो भी बातचीत का जो जरिया था, उन बातचीत के दौरान उन्होंने कभी भी किलिंग और मर्डर जैसे शब्दों का यूज़ नहीं किया। हालांकि लार्ज स्केल पर इन्होंने मैसेकर किया, मतलब बहुत लार्ज स्केल पर लोगों की हत्या की, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सरकारी कामकाज की भाषा में किलिंग और मर्डर जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए। वो दूसरे इनसे कोड वर्ड में, अपनी कोड वर्ड की इनकी अपनी लैंग्वेज थी, उसमें वो बात करते थे। मास किलिंग्स इन्होंने वर्ड यूज़ किया। ठीक है, मास किलिंग मतलब जब ज़्यादा जनता को इन्होंने मारा तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट वर्ड यूज़ किया। और फाइनल सॉल्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब इन ज्यूज़ को पकड़ो और इनको इनके कपड़े उतार कर, इनको नंगा करके, इनके जूते उतरवा कर इनको इन कंसंट्रेशन कैंप में छोड़ दो इनके साथ, यानी स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये था। फाइनल सॉल्यूशन मतलब पूरी तरह से इन जूस का खात्मा कर दो। ठीक है, और यूथेनेशिया क्या था कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको मार दो। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, सिलेक्शन मतलब इन बच्चों में से जो नॉर्डिक जर्मन आर्यो जैसे रेस के हैं, अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेते तो उसको जर्मन नॉर्डिक जर्मन फैमिली पालती थी, अदरवाइज उनको ऑर्फन्स में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। डिसइंफेक्शन का मतलब कि ये जो ज्यूज़ हैं ये इन्फेक्टेड हैं, गंदगी हैं समाज के लिए, तो इनका खात्मा करना ही सही है, वरना दूसरों को भी ये इन्फेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो इस डिसइंफेक्शन का मतलब यही था कि जो भी ज्यूज़ हैं उनको मार दो। इविक्यूशन का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि डीपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, कि जो ये ज्यूज़ हैं इन्हें वहाँ यहाँ से निकाल कर, जर्मनी से निकाल कर जो गैस चैम्बर्स हैं उनमें मरने के लिए पहुँचा दिया जाए, गैस चैम्बर्स में उनको पहुँचा दिया जाए। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? उस टाइम पीरियड पर गैस चैम्बर्स को क्या कहा जाता था, क्या आप जानते हो? दे वर लेबल, तो उस टाइम पीरियड पर इनको इन्फेक्शन एरिया कहा जाता था। देखो, इनको ये इन्फेक्टेड एरिया पीपल मानते थे, तो इनको मारने के लिए इन्होंने डिसइंफेक्शन एरिया कहा। ठीक है, एंड लुक्ड लाइक बाथरूम, ये डिसइंफेक्शन जो एरिया थे किसकी तरह दिखाई देते थे? बाथरूम्स की तरह। जिस तरह से बाथरूम में शावर लगे होते हैं उसी तरह से इन बाथरूम जैसे दिखने वाले गैस चैम्बर्स में शावर लगे होते थे। ठीक है, उनसे जहरीली गैस को रिलीज किया जाता था। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिज्म एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। जो मीडिया है, जो भी वो प्रचार इनका करती थी, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस नाजी गवर्नमेंट का सपोर्ट पा सके और नाजी गवर्नमेंट के बारे में पूरे वर्ल्ड का जो नज़रिया है उसको भी चेंज कर सके। नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, नाजी जो आइडिया थे उन्हें किसके थ्रू लोगों के बीच प्रचार किया जाता था? विजुअल इमेज मतलब कोई पिक्चर दिखाकर, कोई फिल्म दिखाकर, कोई रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, कोई कैची स्लोगन, अट्रैक्टिव स्लोगन यूज़ करके, या पैम्फलेट टाइप के, ये सब चीज़ें यूज़ करके नाजी के विचारों को फैलाया जाता था। ठीक है, इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाई as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evil। देखिए, पोस्टर्स में जो ज्यूज थे, ठीक है, उन्हें जर्मनी के बहुत बड़े शत्रु के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। उन्हें जर्मनी के लिए एक गाली और एक शैतान इस तरह का दिखाया जाता था। और जो लिबरल थे, ठीक है, जो सोशलिस्ट और लिबरल थे, उन्हें वीक और डीजेनरेट रिप्रेजेंट किया जाता था जर्मनी के लोगों के सामने। वीक, कमज़ोर, और डीजेनरेट मतलब जो देश के लिए खतरा होती हैं। ठीक है, दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स, इन्हें विदेशी एजेंट कहकर इनकी निंदा की गई। ठीक है, मतलब जो ये सोशलिस्ट और लिबरल थे, इन्हें ये कहा गया कि ये बहुत ही वीक हैं और ये अपने रास्ते से भटके हुए हैं। ठीक है, दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स, और इन्हें एक विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया गया। प्रोपोगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटेड फॉर द ज्यू। देखिए, प्रोपोगेंडा के दौरान
एक ज्यूज से रिलेटेड एक फिल्म का भी निर्माण किया गया जिसमें ज्यूज से नफरत करते हुए ज़्यादातर दिखाया गया है। मोस्ट इनफेमस फिल्म, उस मोस्ट फेमस फिल्म का नाम था द एटर्नल ज्यू। इसमें ज्यूज को, ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज थे, ठीक है, उनको दिखाया गया है कि किस तरह के वो कट्टरवादी रूढ़िवादी ज्यूज थे। देवर शॉन, उन्हें कैसा दिखाया गया है? देवर शॉन विद फ्लोइंग बियर्ड्स वियरिंग कैफ्स। अब इन्हें देखो बेटा कैसा दिखाया गया है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, लंबे से एक गाउन टाइप के कपड़े पहने हुए। वेयर इज इन रियलिटी, जबकि वास्तव में एक जर्मन और एक मतलब एक नॉर्डिक आर्य और जर्मन ज्यूज, इनके बीच में डिफरेंस कर पाना मुश्किल था। ठीक है, बाहर से इनकी जो अपीयरेंस थी, आउटवर्ड अपीयरेंस थी, मतलब जो बाहर से देखने में इनको कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये ज्यू है या ये नॉर्डिक जर्मन आर्य है, बिकॉज दे वर हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि ज्यूज जो हैं एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी थी जो पूरी तरह से घुल मिल गई थी इन जर्मन लोगों के साथ। दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट। इन्हें केंचुआ, चूहे, कीड़े मकोड़े, ये सब कहकर पुकारा ज्यूज को। ठीक है, किसने? नाजी फॉलोवर ने। देयर मोमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स। इन सभी लोगों को एक कुतरने वाले चूहे की तरह, जो कुतरने वाले छछुंदर होते हैं, उनकी तरह कंपेयर किया। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। जो नाजी पार्टी थी उसने लोगों के माइंड पर काम किया। टैप देयर इमोशंस, उनके इमोशंस के साथ खेला। एंड टर्न देयर हेटर्ड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। मतलब मीडिया के इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नाजी पार्टी ने लोगों के माइंड को कंट्रोल किया, उन्हें इमोशंस में फंसाया और उनको ये बताया कि जो भी ये अनडिजायरेबल पीपल हैं ये जर्मनी के लोगों के लिए खतरा हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक दीमक, एक कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जो देश पर बोझ बने हुए हैं और इनका ख़त्म करना ही जो है हमारे लिए सही है। ठीक है, तो हम सभी को इन ज्यूज को देखकर नफरत करनी चाहिए और इन्हें मारने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हमारे मन में इनके लिए कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। तो नाजी पार्टी ने लोगों के माइंड को इस तरह से सेट किया मीडिया के थ्रू। ठीक है, द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस। They sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all their problems. जो नाजी पार्टी के लोग थे उन्होंने पूरे मतलब जो भी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में जितने भी डिफरेंट कम्युनिटी या सेक्शंस थे सभी से अपील की कि जो नाजी पार्टी है वो जर्मनी के लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। सिर्फ नाजी पार्टी ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो सभी समस्याओं का निवारण कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये मीडिया के थ्रू नाजी पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।